प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान विज्ञान कैप्सूल मॉडल के अंतर्गत अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इस कॉपर सेकंड ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर बचेगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके यहाँ बनेगा जल। ये अभिक्रिया इसके पहले भी हमने देखी थी पिछले वीडियो में, रेडॉक्स अभिक्रिया में। वही अभिक्रिया यहाँ पर हमने ली है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया कह दो इसको, या रासायनिक समीकरण भी हम कह सकते हैं। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो एक तो आप इसको ऐसा समझेंगे कि इधर कॉपर एक है तो यहाँ पर भी कॉपर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो। तो ऐसे भी आप पता लगाते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि इनके जो द्रव्यमान हैं, इसको हम कहते हैं अभिकारक। ये अभिकारक है, या इसका दूसरा नाम है क्रियाकारक। और इधर जो बने हैं इसको कहते हैं उत्पाद, या इसी को कहते हैं क्रियाफल। हम इनके द्रव्यमान भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे ये हमने जो लिया है इनका द्रव्यमान और इनसे जो बना है इनका द्रव्यमान, अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान आते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभिकारकों का द्रव्यमान है 15 ग्राम और जो उत्पाद बना इसका द्रव्यमान भी है 15 ग्राम, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान आते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है। या सीधे शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों तरफ तत्व समान है। जैसे कॉपर यहाँ एक है तो यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक है तो यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है तो यहाँ पर भी दो है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है रासायनिक समीकरण लिखा है, ये रासायनिक समीकरण जो हमने लिखा है इसमें जो अभिकारक है और जो उत्पाद है इनके द्रव्यमान जो है अगर वो समान हो तो उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको आप रासायनिक अभिक्रिया कह दो, या इसको आप रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, या इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक समीकरण होता है, उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। और द्रव्यमान का न तो निर्माण होना और न ही विनाश होना ये दर्शाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब अभिक्रिया होने के पहले अभिकारकों का द्रव्यमान जितना होगा, ये उदाहरण के लिए हमने लिया है, जितना होगा अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा। मतलब द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, ना ही एक्स्ट्रा इसमें निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। और ऐसा कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी फॉलो करने के लिए
इसका परिपालन करने के लिए भी रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और इसके डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के जो कुल द्रव्यमान हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के जो कुल द्रव्यमान हैं, अगर वो समान होते हैं तब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एवं उत्पादों, अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं, का कुल द्रव्यमान समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण हमने लिया है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ की तो यहाँ बना कॉपर और प्लस जल बनेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न विनाश। अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिपालन करने के लिए या परिपालन के लिए फॉलो करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इस तरह से आप इसको, इसके डेफिनेशन, इसका उदाहरण और थोड़ा सा इसकी थ्योरी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी आपने समझ लिया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए लोहे की कील अब लोहे की कील है, लोहे से बने कोई भी चीज़ हो उसका संकेत तो Fe होगा, यह है लोहा। तो ये जो लोहे की कील है, इस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ये हमने बना लिया कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, और ये जो CuSO4 ये ठोस रूप में रहता है, इसको जल में डाल के उसका विलयन बनाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन बनता है वो होता है नीले कलर का। तो हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, इस तरह से डाल दिया मान लीजिए। तो ये लोहे की कील जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये जो विलयन है, इस विलयन का रंग बदल जाता है। मतलब नीला कलर है कॉपर सल्फेट का, इसका जो विलयन लिया उसका नीला रंग है, तो ये नीला रंग चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो इसको अभिक्रिया से समझते हैं। लोहे की जो कील है वो आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली, तो यहाँ अभिक्रिया कैसे होगी, लोहे की कील मतलब Fe और कॉपर सल्फेट के विलयन में मतलब CuSO4, इसका विलयन है तो आप इसको Aq भी लिख सकते हैं। Aq मतलब होता है एक्वस, यानी जलीय विलयन होता है। जब इसकी क्रिया होती है तो ये जो Fe है, लोहे की कील यानी लोहा जो है Fe है, आयरन जिसको कहते हैं, ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। और कॉपर जब हटेगा तो कॉपर की जगह ले लेगा Fe, तो यहाँ बनेगा FeSO4। और ये जो FeSO4 है इसको कहते हैं फेरस सल्फेट या इसको कहते हैं आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये है कॉपर सल्फेट, और इससे ये बना फेरस सल्फेट। मतलब ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर ऐसी क्रिया होगी। अब जब क्रिया होगी तो इससे ये बन जाएगा, और जब ये बनेगा तो यहाँ इस विलयन के अंदर फेरस सल्फेट बन जाएगा, और फेरस सल्फेट जो होता है इसका विलयन हरे रंग का होता है। अब स्वाभाविक बात है, कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला था उसने लोहे की कील के साथ क्रिया की, और लोहे की कील के साथ क्रिया करने के बाद फेरस सल्फेट बना, और फेरस सल्फेट जो होता है इसका रंग होता है हरा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो नीला रंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा काय में, हरे रंग में।
तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो लोहे की कील जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्रिया करती है जिसका रंग नीला होता है, और जब ये लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन के साथ क्रिया कर लेती है तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो हरे रंग का होता है। इसीलिए हम इसको समझ सकते हैं कि इसका जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट का अब वो चेंज हो गया काय में, हरे रंग में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग जो है वो बदल जाता है। तो ये देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में, घोल यानी विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके, कॉपर को विस्थापित करके यानी कॉपर को हटा के विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट है जिसका रंग होता है नीला, और ये कॉपर सल्फेट जब लोहे की कील यानी Fe के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, यहाँ का Fe SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 और प्लस बनता है कॉपर। तो सीधे शब्दों में लोहे की जो कील है Fe को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया, मतलब इसमें डुबाया, तो लोहा मतलब Fe कॉपर सल्फेट के घोल से, मतलब इससे कॉपर को विस्थापित करता है, मतलब कॉपर को हटा देता है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। यह फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। और ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। ये 11 क्वेश्चंस जो हमने पढ़े इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।